जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। तो चलिए यूपी टेट की क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं एसएसटी, जिसे आप सामाजिक विज्ञान भी कहते हैं। तो यहाँ पर आज हम 50 प्रश्न देखेंगे, जिसके द्वारा पूरी एसएसटी का सिलेबस एक बार हम रिवाइज करने वाले हैं। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि एसएसटी के अंतर्गत क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं। सबसे पहले आएगा क्या, इतिहास आता है। ठीक, इतिहास आ जाएगा, नोट करें, शॉर्टकट में लिखेंगे। चलिए, इतिहास आएगा, उसके बाद जो आएगा ज्योग्राफी आ जाएगा, उसके बाद आएगा संविधान, उसके बाद आ जाएगा इकोनॉमिक्स। ये 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं और टोटल जो है 60 प्रश्न आएगा, 60 नंबरों का आएगा। तो यही आपका मेरिट तय करता है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। आज की क्लास में 50 प्रश्न लेकर आए हैं आपके सामने। यहाँ पर एमसीक्यू प्लस वन लाइनर दोनों प्रकार के प्रश्न हैं। तो चलिए लेट न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। ये रहा क्लास का पहला प्रश्न। कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान में समता का अधिकार किस अनुच्छेद में निहित है। अनुच्छेद 12 से 17, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22 या अनुच्छेद 23-24। फटाक से कमेंट करिए और उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। चलिए, अगर बात किया जाए पहले प्रश्न के उत्तर की, तो नोट करिएगा, समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। यहाँ पर हमारा बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत में अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है। तो नोट करिएगा, अनुच्छेद नंबर क्या होगा, 17 हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि उपाधियों का उन्मूलन किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो नोट कर लीजिए, अनुच्छेद 18 है इससे संबंधित। ठीक, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि मानसून के आगमन में निम्न में से कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तापमान है, दाब प्रवणता है, आर्द्रता है या स्थलाकृति है। फटाक से प्रश्न संख्या 2 का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। चलिए, तो अगर बात किया जाए इसमें से उत्तर की, तो यहाँ पर दाब प्रवणता जो है दूसरा ऑप्शन ये हमारा सही होगा। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है अगला प्रश्न हमारा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अरबी सागर शाखा भारत में सबसे पहले कहाँ प्रवेश करती है। अगर बात इसकी की जाए तो उत्तर बताइए फटाक से। चलिए, बिल्कुल सबसे पहले प्रवेश करती है कहाँ से, केरल में। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि मानसून की वापसी सबसे पहले किस राज्य से होती है। तो सबसे पहले वापसी होती है राजस्थान से। ठीक है, वापस चली जाती है राजस्थान से, ये आप नोट करेंगे। अगर क्लास अच्छी लग जाए तो लाइक कर देंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्योंकि हमारा एक ही सिद्धांत है कि आपका समय कम लगे और आपको अधिक से अधिक पढ़ाया जा सके। ठीक है, इसी प्रक्रिया को हम डेली करा रहे हैं। चाहे आपको हिंदी पढ़ना हो तब भी जुड़ सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना हो, चाहे पेपर 1 या पेपर 2, आपके लिए सभी क्लासेज यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही हैं। और एक ही सब्जेक्ट बचा है, वो बचा है क्या, कि विज्ञान। बिल्कुल विज्ञान बचा है, तो विज्ञान बहुत जल्द आपके लिए आ जाएगा। तो तैयार हो जाइए, बहुत जल्द आएगा। ठीक, चलिए बात करेंगे हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था। सिंचाई बढ़ाना होगा, खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना होगा, भूमि सुधार होगा या निर्यात बढ़ाना होगा। प्रश्न संख्या 3। तो यहाँ पर हरित क्रांति की बात किया जा रहा था, तो हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना होगा। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो आप सब जानते हैं, भारत में स्वामीनाथन को, बिल्कुल एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अगर आपसे वर्ल्ड लेवल पर पूछा जाए तो याद कर लीजिए, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे। तो कौन थे, नॉर्मन बोरलॉन्ग जी थे। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉन्ग, इनका नाम आप लोग नोट करिए। चले, हरित क्रांति सबसे अधिक किस फसल से संबंधित है। तो अभी हमने जस्ट क्या बताया, तो सबसे अधिक जो होगा वह हो जाएगा गेहूं। हरित क्रांति के दौरान भारत में सबसे अधिक जो खाद्यान्न वृद्धि हुई थी, गेहूं और किसमें हुई थी बताइए, गेहूं और चावल में। ठीक, इसमें वृद्धि होती है, इसको आप नोट करेंगे। लेकिन यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा सिर्फ गेहूं हो जाएगा, नोट करिए। चलिए तुरंत आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक,
कह रहा है कि वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? जन्म था, कर्म था, धन था या शिक्षा था? वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? आप सब जानते हैं ना, बिल्कुल, जो कर्म था यही होगा हमारा वर्ण व्यवस्था। चाहे आप जिस भी जात के थे, लेकिन अगर आपका काम दूसरे कैटेगरी में है, तो आपकी कैटेगरी भी वहाँ पर चेंज कर दी जाती थी। पुराने ज़माने में ऐसा होता था। ठीक? तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे आइए, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि ऋग्वैदिक समाज में सबसे उच्च स्थान किस वर्ण को प्राप्त था? बताइए। बिल्कुल। अगर बात की जाए किसको उच्च प्राप्त था, बताइए। बिल्कुल, ब्राह्मण भाई साहब, ब्राह्मण तो हमारे यहाँ अभी यूपीएसआई में एक प्रश्न आया था, आप देखे होंगे कि वहाँ पर अवसर के अनुसार बदलने वाले व्यक्तियों में ब्राह्मण भी ऑप्शन में था। भाई साहब, हमारे विधायक लोग नाराज हो चुके थे यूपी में। जैसे रमेश चंद्र विधायक थे, बाबा दुबे थे हमारे विधायक बदलापुर से, और और कोई विधायक था, शायद नाम नहीं याद आ रहा है। काफ़ी विवाद इस पर उठा था, और यह कई न्यूज़पेपरों में भी आ चुका था कि यहाँ पर ब्राह्मण ऑप्शन में गलत रखा गया, इसलिए इस पर विवाद किया गया था। ठीक है, देख रहे हैं सिर्फ नाम ऑप्शन में रखने से ये लोग विवाद कर दे रहे हैं। चलिए फिलहाल आगे आते हैं, राजनीति का मुद्दा यहाँ पर नहीं करते हैं। शूद्र का मुख्य कार्य क्या माना जाता था? तो आप जानते हैं शूद्र का जो मुख्य कार्य था वो था सेवा का, सभी को इनको सेवा करना था सभी का, ये आप जानते रहिएगा। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा संसाधन अक्षय है? कोयला है, पेट्रोलियम है, सौर ऊर्जा है या प्राकृतिक गैस है? बताएं, अक्षय संसाधन किसे कहते हैं? प्रश्न संख्या 5। तो बिल्कुल सौर ऊर्जा को ही हम अक्षय संसाधन कहते हैं, इसको आप लोग नोट करिएगा। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। देखिए 50 प्रश्न हैं, तो हमारा सिद्धांत है कि 25 मिनट में क्लास को समाप्त किया जाए। थोड़ा सा आप सहयोग करिए, क्योंकि यूपी टेट फैक्ट आधारित प्रश्नों को ज़्यादा पूछता है। ठीक है, हम इसलिए डेली क्लासेज आपको करा रहे हैं, लगभग 50 से 60 प्रश्न हर सब्जेक्ट के लिए करा रहे हैं। चाहे आप हिंदी पढ़ रहे हैं, सीडीपी पढ़ रहे हैं, एसएसटी पढ़ रहे हैं, चाहे जो पढ़ रहे हैं, हम लगभग 60 प्रश्न 50 प्रश्न डेली करा रहे हैं। ठीक है? चलिए, जुड़ना चाह रहे हैं तो कुछ भी नहीं करना है, 1 रुपए यहाँ पर नहीं लगता। सिर्फ़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन करिए, बाकी सारा काम हम करेंगे और यूट्यूब करेगा। सिर्फ़ आपको पढ़ाई करना है। ठीक? चलिए, बात प्रश्न की जाए, कह रहा है कि जैव संसाधन का एक उदाहरण बताइए, तो क्या होगा जैव संसाधन का उदाहरण? तो वन हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न देखिए, मानव निर्मित संसाधन का एक उदाहरण पूछा जाए तो सड़क कर लीजिएगा, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक। बिल्कुल। चलिए आगे आइए, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव होगा, मनोनयन होगा, प्रत्यक्ष चुनाव होगा या मिश्रित होगा? फटाक से कमेंट बॉक्स में उत्तर बता दीजिए। चलिए, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? तो बिल्कुल प्रत्यक्ष चुनाव होता है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, नोट कर लीजिए। तुरंत आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो आप सब जानते हैं 5 वर्ष का होता है। ठीक। अगला प्रश्न, लोकसभा का अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? अगर आपसे ये पूछा जाए तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। ठीक। नोट करिए, लोकसभा के सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है हमारा, अगला है क्या। चलिए, कह रहा है कि मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? वर्षा, वायु, मानव गतिविधियां या उपरोक्त सभी? मृदा अपरदन का मुख्य कारण, तो आप सब नोट कर लीजिए, क्योंकि मृदा अपरदन के अंतर्गत ये सभी कारक आएंगे, वर्षा भी, वायु भी, मानव गतिविधियां भी। इसलिए हमारा इस प्रश्न का उत्तर जो होगा बी ना होकर के डी हो जाएगा सही। ठीक। बिल्कुल, डी ऑप्शन सही करेंगे। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। यहां पर कह रहा है कि सीट अपरदन क्या है? बताइए, सीट अपरदन क्या है? तो नोट करिए, पतली, ठीक है, पतली परत का कटाव। चले, पतली परत का कटाव, ये होता है सीट अपरदन। अगला प्रश्न कह रहा है कि वन रोपण से कौन सी समस्या कम होती है? अगर बात इसकी की जाए तो मृदा अपरदन, अपरदन, ठीक है,
मृदा अपरदन कहते हैं, इसको नोट कर लेंगे, तुरंत आएंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। चलिए, कहा जा रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1917 में, 1918 में, 1919 में, 1920 में? ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? प्रश्न संख्या 8। तो बिल्कुल जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 1919 में हुआ था। आपको बताना है कि यह कांड कहाँ पर हुआ था। ठीक है, यह घटना कहाँ पर हुआ था, किस राज्य में हुआ था, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि इस घटना के समय भारत का वायसराय कौन था? जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, उस समय जो वायसराय था वो था जेम्स फोर्ड। ठीक, अगला प्रश्न, इस कांड के लिए जिम्मेदार जनरल कौन था? तो आप डायर का नाम सुने थे ना, जनरल डायर। एक मिनट, चलिए डायर लिखिए, डायर। इसी ने वहां पर भीड़ में गोलियां चलवा दी थी, काफी लोग मर गए थे। ठीक है, तो यही मेन कारण था उसका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि मौद्रिक नीति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? वित्त मंत्रालय, आरबीआई, नीति आयोग और संसद? देखिए, ये प्रश्न इकोनॉमिक्स से लिया गया है। इकोनॉमिक्स के प्रश्न एसएसटी में बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी 6-7 प्रश्न पूछ सकता है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा देखते रहिए। जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है हम उसको प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक ना? चलिए, अगर बात किया जाए मौद्रिक नीति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है, तो बिल्कुल यह नियंत्रित की जाती है आरबीआई के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए, रेपो रेट किससे संबंधित है? तो रेपो रेट जो है किससे संबंधित है? ऋण दर से। ठीक, ऋण दर से संबंधित है। अगर बात किया जाए मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है, तो मुद्रास्फीति का जो अर्थ है मूल्य वृद्धि हो जाएगा। ठीक ना, मुद्रास्फीति का अर्थ जो है मूल्य वृद्धि होता है, ये भी आप जानते रहेंगे और बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए, कहा जा रहा है कि रेगिस्तानी जलवायु का प्रमुख लक्षण क्या है? अधिक वर्षा है, कम तापमान है, अत्यधिक तापांतर है या उच्च आर्द्रता है? प्रश्न संख्या 10 का उत्तर बताइए तो। चलिए, रेगिस्तानी जलवायु का प्रमुख लक्षण क्या है? अधिक वर्षा, कम तापमान, अत्यधिक तापांतर या उच्च आर्द्रता? प्रश्न संख्या 10। बिल्कुल यहाँ पर अधिक तापांतर जो है यही हमारा हो जाएगा रेगिस्तानी जलवायु का प्रमुख लक्षण। सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक ना, चलिए, प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो ये तो सब जानते होंगे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बिल्कुल थार। थार मरुस्थल है ना। चलिए, थार मरुस्थल हो जाएगा। ठीक है, मरुस्थल। ठीक, चले, अगला प्रश्न, ओएसिस क्या होता है? अगर आपसे ये पूछा जाए तो इस यह क्या होता है? जल स्रोत होता है। ठीक, जल स्रोत। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्देश्य क्या है? निर्यात बढ़ाना है, गरीबों को सस्ता अनाज देना है, उद्योग विकास है या कर संग्रह है? फटाक से बता दीजिए उत्तर क्या होने वाला है। चलिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो बिल्कुल यहाँ पर क्या होगा? गरीबों को सस्ता अनाज देना, यानी कि दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, पीडीएस में राशन कार्ड का क्या महत्व है? आपको ये बताना है। पीडीएस में राशन कार्ड का महत्व होता है पहचान के लिए। ठीक, अगला प्रश्न, एपीएल का पूर्ण रूप क्या है? तो नोट करिए, एबव। ठीक है, एबव पावर्टी। ठीक, पावर्टी, उसके बाद क्या आएगा? लाइन। ठीक है, लाइन लिख लीजिएगा लास्ट में। चलिए, एबव पावर्टी लाइन ये होता है एपीएल का पूर्ण नेम। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत देखने को मिलेंगे, तो इसलिए ध्यान दीजिए, हर प्रकार से हमें तैयार रहना है। कहीं से भी किसी भी प्रकार का प्रश्न अगर आयोग पूछता है तो हमें तैयार रहना पड़ेगा। आपको पता है कि इस बार यूपी टेट का पेपर नया आयोग कराएगा, तो वो कुछ भी पूछ सकता है।
पहले कौन सा आयोग कराता था? तो पीएनपी कराती थी। लेकिन इस समय शिक्षा सेवा चयन आयोग कराने वाले, और वह सुनिए ध्यान से, आयोग की सबसे बड़ी परीक्षा इसी भर्ती में होने वाली, मतलब इसी परीक्षा के लिए होगी। आयोग कितना तैयार है, आयोग के अंदर योग्य व्यक्ति हैं कि नहीं हैं, ये सारी की सारी नीति इस परीक्षा के दौरान हमें देखने को मिलेगी। इस परीक्षा में, यूपी टेट की परीक्षा में लगभग 22 से 23 लाख लोग बैठेंगे इस समय। ध्यान रखिएगा, परीक्षा बहुत भयंकर होने वाली है। ठीक, चलिए फिलहाल जो लोग पढ़ रहे हैं उनसे तो डरने की जरूरत नहीं है, बस आप अपने तरफ से तैयार रहिए बस। ठीक है, चलिए, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या समुद्रगुप्त? प्रश्न संख्या 12। तो मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। आप जानते होंगे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चाणक्य को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो कौटिल्य इन्हीं को कहा जाता था, ये आप जान जाइए। ठीक, अशोक धम्म का किससे संबंधित था? बताइए, अशोक धम्म किससे संबंधित है? तो वह था नैतिक नैतिक नीति से। ठीक, अशोक धम्म का संबंध नैतिक नीति से है, ये आप जानते रहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? ज्वालामुखी, ग्रीन हाउस गैसें, वर्षा या पवन? बताइए, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? प्रश्न संख्या 13। चलिए, तो बात करेंगे इसका मुख्य कारण। तो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दीजिए, और एक बार अपने मित्रों तक इस क्लास को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, वन लाइनर क्या कह रहा है? CO2 किस प्रकार की गैस है? बताइए, CO2 किस प्रकार की गैस है? तो बिल्कुल ये है ग्रीन हाउस गैस। ठीक, ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस लिख लीजिएगा अच्छे से, हम बोल रहे हैं सुनते हुए चलिएगा। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव क्या है? तो ग्लोबल वार्मिंग से ताप में वृद्धि होगी, ताप वृद्धि। ठीक, ग्लोबल वार्मिंग ताप वृद्धि, इसको आप नोट करिए। आगे आइए, अगला प्रश्न देखिए। कहा जा रहा है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई? ब्रिटेन से, अमेरिका से, दक्षिण अफ्रीका से या आयरलैंड से? चलिए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई आपको बताना है। तो नोट करिए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया अफ्रीका से ली गई थी। सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, हमारे देश में जो संसदीय शासन व्यवस्था है लागू, ये हमारे ब्रिटेन से ली गई है, संसदीय शासन व्यवस्था। इसको आप नोट कर लेंगे और चलेंगे अगले प्रश्न पर। ठीक, तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान को अब तक कितनी बार संशोधित किया जा चुका है? यहाँ पर लगभग कह रहा है, इसलिए हम 100 प्लस ही सिर्फ कहेंगे। ठीक है, लगभग कह दिए इसलिए 100 प्लस समझते रहिए। वैसे तो 103 या 4 हुआ है क्या? कमेंट करके बताइए, एग्जैक्ट कितना हुआ है बताइए एक बार। अगर अगले प्रश्न की बात किया जाए तो कह रहा है कि पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया था। ठीक, बिल्कुल 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था। चलिए आगे आइए, देखते हैं अगला प्रश्न। कहा जा रहा है कि जीडीपी का क्या अर्थ है? कुल राष्ट्रीय उत्पाद होगा, सकल घरेलू उत्पाद होगा, या शुद्ध घरेलू उत्पाद होगा, या राष्ट्रीय आय होगा? तो यहाँ पर नोट करिएगा, राष्ट्रीय आय नहीं होगा, शुद्ध घरेलू उत्पाद नहीं होगा। अब आपको सिर्फ ए या बी में से उत्तर बताना है कौन सा सही होगा। चलिए, जीडीपी का अर्थ क्या है? तो जीडीपी का अर्थ होता है सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वन लाइनर क्या कह रहा है? जीडीपी में कौन कौन से क्षेत्र शामिल होते हैं? क्षेत्र कौन कौन से होते हैं पता है? प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा, द्वितीयक क्षेत्र हो जाएगा, और तृतीयक हो जाएगा। ये तीनों क्षेत्र जीडीपी में शामिल होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाली जाती है? तो प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए एक सूत्र यूज होता है, कौन सा? पहली बात तो कुल आय। ठीक, कुल आय से भाग देना पड़ता है किसकी? तो जनसंख्या की। ठीक है,
कुल आय से जनसंख्या जो है उसमें भाग करेंगे तो जो भी बचेगा वह हमारा प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? ज्वालामुखी है, अवशिष्ट है, वलित पर्वत है या ब्लॉक पर्वत है? हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? चलिए, प्रश्न संख्या 16। तो हिमालय जो है वलित पर्वत है। हिमालय को नवीन पर्वत भी कहा जाता है, ये भी आप जानते रहेंगे। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर होगा सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो एवरेस्ट हो जाएगा। ठीक, सबसे ऊंची चोटी की बात कर रहा है। हिमनद क्या है? तो बर्फ का पहाड़ जो होता है इसे ही हम हिमनद कहते हैं। ठीक, बर्फ का पहाड़। समझ गए ना? तो चलिए तुरंत आगे बढ़ते हैं। इससे पहले निवेदन करेंगे कि क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली जुड़िए हमारे साथ, एक भी दिन क्लास को मिस मत करिएगा। देखिए, कहा जा रहा है कि नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? 1 में, 2 में, 3 में, 4 में? आज की क्लास का आखिरी एमसीक्यू है, तो जाते-जाते उत्तर सही बताइए एक बार सब लोग कमेंट बॉक्स में तो। चलिए, नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 17 बिल्कुल भाग 2 में नागरिकता की बात की गई, इसलिए हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आइए वन लाइनर देख लेते हैं, 2 प्रश्न और। कह रहा है कि भारतीय नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? तो 5 प्रकार से की जा सकती है। ठीक है, पांचों प्रकारों का नाम कमेंट बॉक्स में लिखिए आप लोग तो। चलिए तब तक अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है कि प्राकृतिक करण का अर्थ क्या है? प्राकृतिक करण का अर्थ क्या होगा बताइए? चलिए, प्राकृतिक करण का अर्थ क्या है? बिल्कुल, तो इसका अर्थ की अगर बात किया जाए तो कौन सा अर्थ होगा बताइए? विदेशी, ठीक ना, विदेशी को नागरिकता देना। ठीक है, ये हमारा संविधान की भाषा है प्राकृतिक करण। ठीक है, इसको आप जानते रहिए। वैसे तो ये प्रश्न बहुत टफ है। तो चलिए, आज की क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। बाकी क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताना है। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ। तब तक आप पढ़ाई जारी रखिए और जुड़ जाइएगा जैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। ठीक, क्लास को समाप्त करते हैं। कोई भी समस्या हो आपकी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।